मूवी के स्टार्ट में हम बॉब को देखते हैं जो कि एथोपिया में है, उसके साथ उसका साथी होता है। ये दोनों यहाँ गात लगाए बैठे हुए होते हैं। तभी डैनी अपनी वाइफ के बारे में बात करता है। उसके बाद हम एथोपिया में यूएस आर्मी के कैंप को देखते हैं जिन्होंने अपने लोगों पर नजर रखी हुई है क्योंकि वो लोग एक मिशन से लौट कर आ रहे हैं और उन्हें पता है कि यहाँ पर खतरा हो सकता है, इसीलिए उसके साथी को यहाँ नजर रखने के लिए कहा गया है। तभी बॉब यहाँ पर कुछ गाड़ियों को देखता है जो यूएस आर्मी की तरफ बढ़ रहे होते हैं। वो यूएस आर्मी पर हमला करने वाले ही होते हैं। तभी बॉब अपना एक्शन दिखाता है और उतनी दूर से उस आदमी के सर में गोली मारता है। उन्हें लगता है कि उन्होंने मुश्किल को हल कर दिया और अब सब ठीक है। तभी हम देखते हैं कि यहाँ दुश्मन की बहुत सारी गाड़ियाँ आ गई हैं और वो अंधाधुंध गोलियां चलाने लगते हैं। वो भी उन पर फायरिंग करता है लेकिन वो बहुत ज्यादा होते हैं, जिसके लिए बॉब अपने साथी से कहता है कि वो बेस पर कांटेक्ट करे। वो अपनी गन से मुसलसल उन लोगों को मार रहा होता है, लेकिन तभी उन लोगों को बॉब की लोकेशन पता चल जाती है और वो एक हेलीकॉप्टर उस तरफ भेज देते हैं। हालात को खराब होता देखकर सीआई उन लोगों से राब्ता कट कर देती है, जिस वजह से बॉब और उसका साथी यहाँ अकेले फंस जाते हैं। तभी वो हेलीकॉप्टर उन पर फायरिंग शुरू कर देता है, जिससे एक गोली आकर बॉब के साथी को लग जाती है और उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। इससे पहले कि वो दोबारा बॉब पर फायरिंग करते, बॉब एक निशाना लगाता है और हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह हो जाता है। इसके बाद हमें 3 साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ हम बॉब को एक वीरान इलाके में देखते हैं। दरअसल उस वाक़ये के बाद बॉब ने अपनी जॉब छोड़ दी थी और खुद को सरकार से बिल्कुल अलहदा कर लिया, क्योंकि बॉब का ये मानना था कि अगर सीआईए उस वक्त उनकी मदद करती तो शायद आज उसका दोस्त जिंदा होता। इसके बाद हम अमेरिका का सीन देखते हैं जहाँ हम एक एक्स आर्मी कर्नल को देखते हैं। वहाँ हम उनके साथियों को भी देखते हैं। ये सब लोग यहाँ बैठे बॉब के बारे में बातें कर रहे हैं कि वो कितना काबिल शूटर है, उसने एथोपिया में कैसे खुद को बचाया था। सीआईए ने उसे बिल्कुल तन्हा छोड़ दिया था, उसने हार नहीं मानी, उसने लगभग सारे दुश्मनों को मार गिराया और वहाँ से अकेला ही जिंदा बच निकला। बॉब रिटायर हो चुका है लेकिन हमारे काम को सिर्फ वही कर सकता है, इसीलिए कर्नल बॉब से मिलने उसके पास पहुँचता है। लेकिन बॉब अब किसी भी सरकारी काम में वो शामिल नहीं करना चाहता और वो इनसे बात करने से इनकार कर देता है। लेकिन कर्नल से कहता है कि सिर्फ 5 मिनट के लिए मेरी बात सुनो, और इतना कहने के बाद कर्नल बॉब को पूरी बात बताता है कि प्रेसिडेंट पे हमला होने वाला है, क्योंकि जल्द ही वो कई जगह पर इलेक्शन कैंपेन करने वाले हैं। तो खुफिया एजेंसियों से पता चला उन्हें मारने की पूरी साजिश रची जा चुकी है। हमें सिर्फ इतना पता है कि वो कातिल एक स्नाइपर होगा, वो मीलों दूर से प्रेसिडेंट पर निशाना लगाने वाला है, इसलिए शायद हमारे लोग उसे ना पकड़ पाए क्योंकि इतनी दूर तक हमारी सिक्योरिटी नहीं होगी। लेकिन मैं जानता हूँ कि तुम उस आदमी को पकड़ सकते हो क्योंकि तुम भी एक बेहतरीन स्नाइपर थे। सारी बातें सुनने के बाद भी बॉब गवर्नमेंट के किसी भी काम में आने से इनकार कर देता है। लेकिन जॉनसन यहाँ बॉब को पूरी तरह मोटिवेट करने की कोशिश करता है और अपने वतन से वफादारी उसे बताने लगता है कि इतनी दूर से निशाना लगाना कितना मुश्किल होगा, एक स्नाइपर को क्या करना पड़ेगा अगर वो प्रेसिडेंट को मारना चाहता है। इसके बाद जॉनसन बॉब से कहता है कि अगर प्रेसिडेंट को किसी ने मार दी उनका खून तुम्हारे सर पर होगा, क्योंकि तुम उन्हें बचा सकते थे लेकिन ऐसा कर नहीं रहे। इसके बाद वो वहाँ से निकल जाता है। अब बॉब सोच में पड़ जाता है और वो इसी बारे में सोच रहा होता है, इसलिए वो अपनी बंदूक निकालता है और 1 मील दूर से निशाना लगाता है। उसका निशाना बिल्कुल सही लगता है, जिस पर वो ये समझ जाता है कि 1 मील दूर से भी प्रेसिडेंट को शूट किया जा सकता है। अगले दिन बॉब वाशिंगटन पहुंच जाता है क्योंकि प्रेसिडेंट की पहली स्पीच यहीं पर थी। वो भी यहाँ की पूरी जगह को अच्छे से ऑब्जर्व करता है। वो देखता है कि आखिर हमला कहाँ से हो सकता है। इसके बाद वो उस जगह पर जाता है जहाँ पर प्रेसिडेंट जाने वाला है और आखिर में उसे पता चल जाता है कि सबसे बेस्ट लोकेशन कौन सी है और कहाँ से स्नाइपर उन पर हमला करेगा। उसके बाद वो जॉनसन के पास जाता, वो उसे बताता है कि स्नाइपर प्रेसिडेंट को फिलाडेल्फिया में मारेगा। वो उन्हें उस जगह के बारे में भी बता देता है जहाँ से वो स्नाइपर हमला कर सकता है। उसके बाद वो वहाँ से जाने लगता है, जिस पर जॉनसन उसे कहता है कि हमें तुम्हारी अभी और कभी भी जरूरत पड़ सकती है और मैं चाहता हूँ कि उस दिन तुम हमारे साथ रहो, क्योंकि हमें उस आदमी को जिंदा पकड़ना है, तभी हमें पता चल सकेगा कि आखिर इस सब के पीछे कौन है। इसलिए बॉब भी उनका साथ देने के लिए मान जाता है और ये लोग पहुँचते हैं फिलाडेल्फिया और सब लोग अपने अपने काम पर लग जाते हैं। बॉब ने भी उस जगह पर नजर रखी हुई थी जहाँ से हमला होने वाला है। अभी हम यहाँ आज के मेहमान को देखते हैं जिसका नाम आर्क बिशप होता है। तभी यहाँ प्रेसिडेंट आते हैं, लेकिन देखते ही देखते यहाँ हालात खराब होने लगते हैं। तभी एक आदमी यहाँ पर गोली चलाता है, लेकिन वो प्रेसिडेंट का नहीं बल्कि एरिक बिशप पर गोली चलाता है, जिससे
उसकी वही मौके पर मौत हो जाती है। ये सब देखने के बाद वो हैरान हो जाता है। एक पुलिस वाला पीछे से बॉब पर गोली चलाता है, लेकिन बॉब जैसे तैसे बचकर यहाँ से भागने लगता है। उसे समझ में नहीं आता कि यहाँ उसके साथ हो क्या रहा है। वो यहाँ से भाग जाता है, लेकिन ये लोग उस पर गोलियां चला रहे होते हैं। तभी हम यहाँ FBI के एक एजेंट को देखते हैं जिसका नाम मेम्फिस होता है। उसे भी पता चल जाता है कि बॉब नाम के आदमी ने यहाँ पर गोली चलाई है। यहाँ जॉनसन के आदमी को देखते हैं जो यहाँ आकर एक पुलिस वाले को गालियाँ देता है। उसे कहता है कि आखिर बॉब यहाँ से जिंदा कैसे बच गया। और फिर ये लोग यहाँ पर बॉब की बंदूक को रखने लगते हैं, जिससे ये लोग उसके घर से उठा लाए होते हैं। भी हमें पता चलता है ये सारे लोग बॉब को यहाँ फंसाने के लिए यहाँ लाए थे। तभी हम बॉब को देखते हैं जो यहाँ से भाग रहा होता है। तभी मेम्फिस इसके सामने आ जाता है और उस पर गन तान देता है, लेकिन बॉब उसे उठाकर पटक देता है। उसे हथकड़ी लगाकर कहता है कि मैंने किसी को नहीं मारा। उसके बाद वो मेम्फिस की गाड़ी लेकर वहाँ से भाग जाता है। तभी मेम्फिस पुलिस वालों को उस गाड़ी का नंबर बता देता है कि बॉब मेरी गाड़ी में भाग रहा है। तभी वो अपनी गाड़ी को एक साइड पर रोकता है और अपने जख्मों को देखता है। उसके बाद वो फिर से गाड़ी लेकर वहाँ से भाग जाता है। तभी वो एक पुल पर पहुँचता है जहाँ पुलिस वाले उसे घेर लेते हैं, लेकिन वो गाड़ी के साथ नदी में कूद जाता है। तभी पुलिस वाले बोट लेकर वहाँ आ जाते हैं और उसको ढूंढना शुरू कर देते हैं। तभी हम बॉब को देखते हैं जो एक नाव की रस्सी को पकड़कर वहाँ से निकल जाता है और जल्द ही किनारे पर पहुँच जाता है। तभी वहाँ पहुँचने पर बॉब को एक ट्रक मिलता है, लेकिन बॉब को 2 गोलियां लगी हुई हैं, जिससे उसकी हालत काफी खराब होती है। लेकिन उसके बावजूद वो ट्रक को चलाकर वहाँ से निकल जाता है। तभी हम मेम्फिस को देखते हैं जिसके सीनियर उसे डांट रहे होते हैं क्योंकि बॉब उसे हथकड़ी लगाकर उसकी गाड़ी छीनकर ही वहाँ से भागा था। लेकिन मेम्फिस के दिमाग में जो और ही चल रहा होता है, वो बॉब की कही हुई बात को बार बार सोच रहा होता है, क्योंकि बॉब ने उसे कहा था मैंने किसी को नहीं मारा, ये सब एक बहुत बड़ी साजिश है। उसने मुझसे कहा था कि कुछ पुलिस वाले भी इस केस में मिले हुए हैं, इसलिए हमें इस केस की मजीद छानबीन करनी चाहिए। लेकिन कोई भी यहाँ मेम्फिस की बातों को सीरियस नहीं लेता और इसका डिमोशन कर दिया जाता है। अब वो एक कॉल सेंटर में काम करने वाला है। तो अभी हम बॉब को देखते हैं जो खुद को न्यूज पर देख रहा होता है। उसे एक टेररिस्ट डिक्लेयर कर दिया गया है, क्योंकि अब वो ये समझ चुका था कि उसके लिए कितना बड़ा सेटअप लगाया गया था, क्योंकि वो हर उस जगह पर गया था जहाँ पर प्रेसिडेंट जाने वाले थे और उसकी तस्वीर हर उस जगह से जारी कर दी गई थी, क्योंकि ये सारा कुछ पहले से ही प्री प्लान था। मीडिया वाले हर उस क्लिप को दिखा रहे हैं जहाँ जहाँ वो गया था, ताकि वो ये साबित कर सके कि वो काफी देर से ये प्लानिंग कर रहा था। इसलिए बॉब और भी ज्यादा परेशान हो जाता है। फिर वो एक दुकान पर जाता है और अपने जख्मों पर लगाने के लिए कुछ चीजें खरीदता है। वो उन्हें लेकर एक टॉयलेट में चला जाता है और अपने जख्मों को ठीक करने लगता है, लेकिन स्टोर की औरत पहचान जाती है कि ये बॉब ही है और वो FBI को कॉल कर देती है। कॉल को मेम्फिस उठाता है और इस बात को अपने सीनियर को बताता है, लेकिन वो लोग मेम्फिस की किसी बात पर यकीन नहीं करते। इसीलिए मेम्फिस पर्सनली इस केस पर दिन रात काम करने शुरू कर देता है ताकि वो उस बात की तह तक पहुँच सके। कभी हम देखते हैं कि बॉब एक सीरा नाम की लड़की के पास पहुँचता है जो कि डॉनी की वाइफ थी, लेकिन सारा बॉब को देख कर डर जाती है। लेकिन बॉब उसे समझाने की कोशिश करता है कि उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया और ये सब उसके खिलाफ एक बहुत बड़ी साजिश के तहत हुआ है। वो सारा से कहता है कि मुझे डॉनी ने बताया था कि तुम एक नर्स हो, तो क्या तुम मेरा इलाज कर सकती हो, मुझे तो गोलियां लगी हैं। जिस पर सारा उसकी मदद करने के लिए मान जाती है। अभी भी हम मेम्फिस को देखते हैं जो अपनी कुलीग से बात कर रहा होता है। वो उसे पूरी बात बताता है। वो कहता है कि मुझे लगता है कि बॉब को वाकई ही फंसाया जा रहा है। वो कहता है कि मैंने बॉब की फाइल्स देखी है और बहुत टॉप का शूटर है, मीलों दूर से किसी को भी मार सकता है। बॉब इतनी नजदीक से अपना निशाना कैसे चूक सकता है, क्योंकि वो एक बहुत ही बेहतरीन स्नाइपर है। इसलिए मुझे उस पुलिस वाले पे शक है जिसमें बॉब पर गोली चलाई थी, जिस पर उसकी कुली उसे बताता है कि कल रात ही उस पुलिस वाले को किसी ने मार दिया है और सबका कहना है कि एक चोर ने उसे मारा है। ये बात सुनने के बाद मेम्फिस को मजीद यकीन हो जाता है कि वाकई ही बॉब को फंसाया जा रहा है। अब वो लोग आहिस्ता आहिस्ता सारे सबूतों को मिटा रहे हैं। तभी हम बॉब को देखते हैं जिसकी हालत अब ठीक हो रही है। दूसरी तरफ जॉनसन काफी परेशान है और अपनी टीम से कहता है कुछ भी करो, बॉब को ढूंढो, क्योंकि मुझे पता है कि वो जिंदा है। तभी हम मेम्फिस को देखते हैं जो इस केस पर मजीद डिटेल वर्क कर रहा है। इसके बाद हम बॉब को देखते हैं जहाँ सारा उसे बताती है कि कुत्ते को भी मार दिया गया है और पुलिस का कहना है कि ये तुमने किया है, क्योंकि तुम जानते थे कि तुम वापस जिंदा नहीं आओगे, इसलिए तुमने अपने कुत्ते को भी मार दिया है। ये सुनकर बॉब को बहुत गुस्सा आता है और वो प्लानिंग करने लगता है कि वो इन सबको कैसे सबक सिखाएगा। तभी एक न्यूज चैनल पर मेम्फिस को देखता है और वो अपना प्लान बनाने लगता है। इसके लिए वो सारा की मदद लेता है और प्लान बनाता है। वो अगले दिन सारा को भेजता है
मेम्फिस के पास। यहाँ पर सारा पूरी बात में इसको समझाती है कि उसे जॉनसन की गाड़ी का नंबर देती है और उसे बताती है कि ये सारा प्लान जॉनसन का ही किया धरा है। ये सारी बात आने के बाद जब सारा वहाँ से निकलने लगती है तो हम देखते हैं कुछ लोगों ने मेम्फिस पर भी नजर रखी हुई है। तभी हम देखते हैं कि बॉब भी वहाँ आसपास ही है। कुछ पुलिस वाले उसे पहचान लेते हैं और उसके पास आते हैं, लेकिन बॉब बहुत आसानी से उन्हें मारकर वहाँ से निकल जाता है। लेकिन अब मेम्फिस के पास उस इंजन का नंबर है जिसे वो उस गाड़ी का पता लगा लेता है। उस काम में अपनी फ्रेंड की मदद लेता है। तभी ये बात जॉनसन को भी पता चल जाती है कि एक FBI का एजेंट उसकी गाड़ी का नंबर ढूंढ रहा है और ये वही आदमी है जिसकी गाड़ी छीन कर भागा था। तभी हम देखते हैं कि मेम्फिस को किडनैप कर लिया जाता है और फिर उसे टॉर्चर करने लगते हैं। जैसे ही वो उसे मारने वाले होते हैं तभी वहाँ पर बॉब आ जाता है और इन सबको वही मार देता है। सबको मारने के बाद वो मेम्फिस को बचा लेता है। तभी मेम्फिस भी उसका साथ देने का वादा करता है। तो अभी यहाँ जॉनसन को खबर मिलती है उसके सारे आदमियों को मारकर मेम्फिस को कोई वहाँ से बचा कर ले गया है, जिस पर उसका 100% यकीन हो जाता है कि ये काम बॉब का ही है। मजीद छानबीन करने पर उन्हें पता चलता है कि बॉब हर साल एक औरत को फूल भेजा करता था और उस औरत का नाम सारा है। जॉनसन अपने आदमी को सारा के पीछे भेजता है। तभी हम देखते हैं कि बॉब और मेम्फिस एक एक्सपर्ट्स के पास आए हैं और उससे पूछने की कोशिश करते हैं कि क्या एक गोली को दोबारा चलाया जा सकता है, यानी कि एक गोली को 2 बंदूक से चलाया जा सकता है। इस पर थोड़ा सोचने के बाद वो एक्सपर्ट कहता है कि पेपर चेंजिंग की मदद से ये किया जा सकता है। इसके बाद वो उससे पूछने लगता है कि ऐसे कौन से स्नाइपर हैं जो मीलों दूर से अपने टारगेट को हिट कर सकते हैं, जिस पर वो आदमी सबसे पहले नाम बॉब का लेता है क्योंकि बॉब को उसने कभी भी नहीं देखा था। फिर वो उससे कहता है कि उसके अलावा कोई और स्नाइपर ऐसा कर सकता है। तभी ये आदमी एक और खतरनाक स्नाइपर के बारे में बताता है। जैसे ही बॉब को उस आदमी के बारे में पता चलता है उसे जॉनसन का एक साथी याद आता है जो हमेशा ही व्हील चेयर पर बैठा रहता था, जिस पर बॉब को शक हो जाता है। इसलिए वो मेम्फिस को पूरी बात बताता है, जिस पर मेम्फिस अपनी कुलीग को कॉल करता है और उस आदमी के बारे में पता लगाने लगती है। कुछ ही टाइम के बाद उन्हें उस आदमी का नाम पता चल जाता है जिसका नाम काइको है। उसकी कुलीग उसे उसके फार्म हाउस का एड्रेस भी दे देती है। तभी हम जॉनसन को देखते हैं जो ये कह रहा होता है कि अब तक बॉब ने मिथाइलों के बारे में पता लगा लिया होगा। इसलिए जॉनसन अपने सारी आदमी को इकट्ठा करने लगता है और उन्हें कहता है कि जब वो मिथाइलों को मारने आए तभी तुम लोग बॉब को मार देना। फिर हम देखते हैं कि मिथाइलों के फार्म हाउस पर पहुंच चुका है, जिस पर बॉब समझ आता है कि यहाँ पर बहुत सारे लोग छुपे हुए हैं जो कि उन्हीं के इंतजार में हैं। इसलिए वो भी अपनी तैयारी के साथ आता है और मेम्फिस को अपनी गन चलाने की प्रैक्टिस करवाता है और देखते ही देखते ये लोग उनका स्पाया करने लगते हैं और फार्म के चारों तरफ बम्स लगा देते हैं। इन सब मारने के बाद वो मिथाइलो के पास पहुंच जाता है और उससे कहता है कि तुम लोगों ने आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों किया। तब मिथाइलो यहाँ पर पूरी बात बताता है और कहता है कि हम कभी भी प्रेसिडेंट को मारना ही नहीं चाहते थे, हमें एरिक को मारना था। बॉब उससे पूछता है कि आखिर क्यों। इस पर उसे बताता है कि इथियोपिया में एक पाइपलाइन बिछाया गया था। वो पाइपलाइन एक गांव से होकर जा रही थी और पूरे गांव को खाली करवाना था, लेकिन जब उस गांव के लोगों ने मना किया तो उस पाइपलाइन के मालकों ने पूरे गांव को मरवा दिया। सबको एक बहुत बड़े गड्ढे में ले जाकर दफना दिया गया। तब बॉब को सारी चीजें याद आने लगती हैं कि 3 साल पहले जब वो इथियोपिया में था तो जिन लोगों ने US आर्मी पर हमला किया था वो कोई टेररिस्ट नहीं बल्कि वो गाँव वाले थे। ये कोई छोटा मोटा खेल नहीं है बल्कि विकी सेंटर भी इसमें मुलविस है और वही इस ग्रुप को लीड कर रहे हैं और जॉनसन उसके लिए ही काम करता है। उस दिन एरिक बिशप ये सारी बातें अवाम को बताने वाला था, इसलिए उसे मानना जरूरी था। वो तुम्हें उस सब में इसलिए फंसाया गया क्योंकि किसी न किसी को इस हाई प्रोफाइल केस में कातिल बनाकर सामने लाना जरूरी था ताकि इस केस को हमेशा के लिए खत्म कर दिया जाए। इसके बाद हाई अपने आप को शूट कर लेता है। अभी यहाँ पर बहुत सारे लोग आ जाते हैं और वो उन पर हमला करने लगते हैं, लेकिन उन्हें इस बात का पता नहीं होता कि बॉब ने ऑलरेडी चारों तरफ बम बिछा दिए हैं। इसलिए जैसे ही वो लोग अंदर आते हैं बॉम्ब फटने लगते हैं। बॉब सबको मारता हुआ वहाँ से निकल जाता है और फार्म से कुछ दूर जाने के बाद वो पूरे फार्म को ब्लास्ट कर देता है। तभी वहाँ एक हेलीकॉप्टर को देखता है। तभी वो प्लान बनाता है कि मेम्फिस को यहाँ से भागने के लिए कहता है ताकि वो हेलीकॉप्टर का निशाना लगा सके। जैसे ही वो हेलीकॉप्टर उसकी रेंज में आता है वो यहाँ के एक की गैस टैंक को ब्लास्ट कर देता है। तभी हम जॉनसन और सेनेटर को देखते हैं जिनकी हालत अब काफी खराब हो चुकी है क्योंकि ये जानते हैं कि वो अब उनके पीछे नहीं छोड़ने वाला। तभी हम मेम्फिस को देखते हैं जो FBI को कॉल करता है और कहता है कि मैंने बॉब को पकड़ लिया है और ये कहने के बाद वो फोन काट देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि जॉनसन को ये नंबर मिल चुका है
क्योंकि उसके पास FBI का पूरा कंट्रोल है। जॉनसन बॉब को कॉल करता है और उसे कहता है कि मेरे पास सारा है, अगर तुम चाहते हैं कि वो जिंदा रहे तो अपने आप को हमारे हवाले कर। तभी वो उसे मिथाइल की रिकॉर्डिंग सुनाता है और बताता है कि अगर तुम्हें ये रिकॉर्डिंग चाहिए तो सारा को मेरे बताए हुए अड्डे पर ले आओ। जॉनसन भी उसके लिए राजी हो जाता है और अगले दिन सेनेटर और जॉनसन सायरा को लेकर एक बर्फीले पहाड़ पर पहुंच जाते हैं। उसका एड्रेस बॉब ने दिया था। तो ये लोग देखते हैं कि सामने से कोई आ रहा है, लेकिन इन लोगों ने यहाँ पर काफी सारे स्नाइपर छुपा रखे थे, इसलिए उनका स्नाइपर उस आदमी को शूट कर देता है। इन सबको लगता है कि शायद उन्होंने बाप को मार दिया है, लेकिन बाप कहीं दूर छुपा हुआ होता है, इसलिए वो एक एक करके सारे स्नाइपर्स को मारने लगता है। तभी हमें पता लगता है कि इन लोगों ने जिसे शूट किया था वो मैनफिस था। तभी मैनफिस भी उठकर खड़ा हो जाता है और अपने जिस्म से लोहे के टुकड़े निकालने लगता है, क्योंकि उसने अपने पूरे जिस्म पर लोहे के टुकड़े लगा रखे थे। तभी एक आदमी सायरा पर गन तान देता है, लेकिन बॉब बड़ी आसानी से उसे शूट करके उसका हाथ काट देता है। तभी FBI वाले भी उस पहाड़ पर आ जाते हैं। तभी सेनेटर बॉब को बताता है कि पूरी सरकार इसमें मिली हुई है, इसलिए तुम इस चीज को कभी भी खत्म नहीं कर पाओगे। ये बात सुनने के बाद वो टेप चला देता है। तभी मैनफिस परेशान हो जाता है और कहता है कि आखिर तुमने ऐसा क्यों किया, और कहता है कि अगर ये टेप मैंने गवर्नमेंट तक पहुंचा दी तो ताउम्र तुम लोगों को भी परेशान करेगी। और इतना कहने के बाद वो सबको छोड़ देता है। उसके बाद सेनेटर यहाँ से चला जाता है और FBI वाले आकर बॉब को पकड़ लेते हैं। बॉब पर केस की कार्रवाई शुरू हो जाती है और जल्दी उसे जज के सामने पेश किया जाता है। तो यहाँ पर बॉब की रिफाइल भी होती है। सेनेटर और कर्नल का कहना होता है कि बॉब एक रिफाइल से गोली चलाई थी। जब जज बॉब से कहता है कि तुम्हें अपनी स्पाई में कुछ कहना है, इस पर बॉब उन्हें बताता है। वो अपनी बंदूक उठाता है और जॉनसन की तरफ करके चला देता है, लेकिन गोली नहीं चलती। तब बॉब बताता है कि मैं हमेशा घर से निकलने से पहले मैं अपनी बंदूक के सारे फायर पिन्स को निकाल देता हूँ, इसलिए उससे कोई गोली नहीं चल सकती। इस बंदूक को लाकर ऐसे ही आपको दे दिया गया है, लेकिन वो गोली इसी बंदूक से चली थी, लेकिन काफी दिन पहले लेस पेपर पैचिंग की मदद से इसी गोली को दूसरी बंदूक से चलाया गया है। और इतना कहने के बाद वो जॉनसन की पूरी बात बताता है कि जॉनसन ने कैसे इस सारी कार्रवाई को किया है। तभी मैनफिस भी इस केस की फाइल को यहाँ लेकर आता है। उसमें मौजूद तस्वीर जजेस को दिखाता है, उन्हें बताता है कि किस तरह बेदर्दी से इन मासूम लोगों का कत्ल कर दिया गया, जिस पर जॉनसन इस सारे गुनाह को कबूल कर लेता है। लेकिन वो कहता है कि ये सब मैं कर, ये सरकार मुझे इस पर कोई सजा नहीं दे सकती, क्योंकि ये सारे गुनाह मैंने इथोपिया में किए थे। और ये कहने के बाद वो वापस आता है और कहता है कि तुम हार गए और मैं जीत गया। ये कहने के बाद वो हंसता हुआ वहाँ से चला जाता है। ये सब देखने के बाद बॉब को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। एक जज उठकर बॉब के पास आता है और उसे कहता है कि जॉनसन सही है, हम उसे कानूनी तौर पर कोई सजा नहीं दे सकते, हमारे पास कोई पावर नहीं है, लेकिन अगर तुम चाहो तो अपने तौर पर कुछ भी कर सकते हो। उस पर बॉब भी जज का इशारा समझ जाता है। इसके बाद जज बॉब को रिहा कर देता है। तो तभी हम उसी रात जॉनसन और सेनेटर को देखते हैं, जो एक साथ बैठकर शराब पी रहे होते हैं और अपनी कामयाबी पर वहाँ बैठे हंस रहे होते हैं कि कैसे इतना सब करने के बावजूद कोई उन पर हाथ नहीं डाल सकता। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहाँ बॉब आ जाता है और सिक्योरिटी गार्ड्स को मारना शुरू कर देता है। तभी जॉनसन वहाँ से उठकर भागने की कोशिश करता है, लेकिन वो अपनी गन से एक गोली जॉनसन के सीने के आर पार कर देता है। इसके बाद वो बाकी गार्ड्स को मारता है और घर में आ जाता है। सेनेटर वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसकी कार को ब्लास्ट कर देता है। ये देखकर सेनेटर डर जाता है और अंदर छुप जाता है। तभी बॉब उसके पास आता है और एक गोली सीधे उसके सर में मारकर उसको मार देता है। उसके बाद वो घर की गैस लाइन को तोड़ देता है और घर के बाहर जाने के बाद पूरे घर को ब्लास्ट कर देता है। तभी हम देखते हैं कि बाहर सारा उसी का इंतजार कर रही है। तभी बॉब आकर सारा की गाड़ी में बैठता है और ये दोनों यहाँ से निकल जाते हैं। और इसी के साथ ये मूवी एक हैप्पी एंडिंग के साथ खत्म हो जाती है।